नमस्कार बच्चों। देखो जैसा आपको पता है कि आपकी आज से ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, तो आपका ये फिजिक्स का पीरियड है, ठीक है? तो चलिए पढ़ने से पहले आप लोगों का एक बार हम कोर्स आप लोगों को बता दें, जिससे आपकी आगे की पढ़ाई अच्छी से चल सके। देखो बच्चों सबसे पहले जो आपकी ये जो फिजिक्स की बुक है, ये 2 पार्टों में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। खंड कै और खंड ख। देखिए बात करते हैं खंड कै की, तो इसमें 5 यूनिट हैं आपकी और इन सभी 5 यूनिट में से टोटल 35 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। और जो खंड ख है उसमें 4 यूनिट हैं, इन 4 यूनिट में से भी 35 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए बच्चों जो सबसे पहली इसमें यूनिट है स्थिर वैद्युत की, दूसरी इसमें है जो दूसरी यूनिट है वो है धारा वैद्युत, तीसरी जो यूनिट है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चौथी जो इसमें यूनिट है वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, जो पांचवी यूनिट है आपकी वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब बच्चों इसमें खंड ख में आते हैं, ये अब तक 5 यूनिट आप लोगों को खंड क में पढ़नी है, मतलब फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये 5 यूनिट पढ़नी है। अब हम आते हैं खंड ख में। तो खंड ख में देखो बच्चों पहली इकाई है, पहली यूनिट जो है वो है प्रकाश की, ऑप्टिक्स। इसे सिंपल भाषा में हम लाइट बोल देते हैं, लाइट यूनिट बोल देते हैं। बाकी इसका सही नाम जो है वो प्रकाश की या फिर ऑप्टिक्स है। दूसरा है इसमें द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, जो सेकंड यूनिट है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति है। तीसरी जो यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, और चौथी यूनिट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोगों को ये टोटल 9 यूनिट, 5 यूनिट जो है वो आप फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे और 4 यूनिट जो है वो आप सेकंड बुक में पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों देखो जो आपका पहला चैप्टर, पहली जो यूनिट है, चैप्टर नहीं पहली जो यूनिट है उसमें 4 चैप्टर हैं। तो उन 4 चैप्टर में सबसे जो पहला चैप्टर है वो है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो बच्चों कुछ बुकों में वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम भी इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इस चैप्टर का नाम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। वैद्युत हमने लिखा नहीं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बस ऐसा लिखा है, कुछ बुकों में ये नाम भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें स्थिर वैद्युत की। तो बच्चों देखो जो स्थिर वैद्युत की है इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। मतलब कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है, ये जो है स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उनका अध्ययन करते हैं जब आवेश रुका हुआ हो, यानी कि स्थिर आवेश हो तो हम उसका अध्ययन करें, वही स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। देखो बच्चों अगला जो इसमें टॉपिक है वो है आवेश। तो देखो बच्चों आवेश है क्या, ठीक है, हमें स्थिर आवेश का अध्ययन करना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आवेश होता क्या है। तो देखो आवेश या वैद्युत आवेश पदार्थ के मूल कणों का आंतरिक गुण है, यानी कि जो पदार्थ के मूल कण होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि, ये पदार्थ के मूल कण हैं, ये उनका आंतरिक गुण होता है, यानी कि उनके अंदर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण विभिन्न वस्तुओं के बीच उच्च वैद्युत बल कार्य करता है। यानी कि इन्हीं के कारण क्या होता है, वस्तुओं के बीच उच्च वैद्युत बल कार्य करता है। अगर पदार्थों के मूल कणों पर आवेश ना हो, पदार्थों के मूल कणों पर आवेश ना हो तो पदार्थों के बीच कोई भी वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। इसे देखो हम सिंपल वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, यानी कि आवेश वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। देखो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप स्केल को बालों से रगड़ देते हो तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है, तो वो जो गुण उसमें उत्पन्न होता है जब आपने स्केल को बालों से रगड़ा तो उसके बाद जो उसमें गुण उत्पन्न हुआ वही गुण क्या कहलाया, आवेश कहलाया, ठीक है। देखो आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो बच्चों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो आवेश होती है वो अदिश राशि है और जो इसका मात्रक है वो कूलाम है, ठीक है। देखिए बच्चों आवेश के प्रकार, तो जो आवेश के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो आवेश के 2 प्रकार का होता है, ये आप लोग जानते हो, कौन सा, नंबर 1 धनावेश, नंबर दूसरा ऋण आवेश। तो चलिए इनको जो है डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा डिटेल में इन्हें जानते हैं। नंबर 1 है धनावेश।
जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य से कम हो तो उस पर स्थित आवेश को धनावेश कहते हैं। बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य से कम होगी, सामान्य से कम का मतलब जैसे सोडियम का एटम है, तो सोडियम के एटम पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोग जानते हो। अगर किसी कारणवश एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, मतलब सोडियम के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो सामान्य से कम होने का मतलब जितने उसके पास रहने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, उससे कम है, चाहे एक कम हो, चाहे दो कम हो, चाहे तीन कम हो, लेकिन कम है। कम होगा तो उस वस्तु पर धनावेश आएगा। वहीं देखो बच्चों, ऋणावेश की अगर परिभाषा हम बोलें तो ऋणावेश जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य से अधिक हो तो उस वस्तु पर स्थित आवेश को ऋणावेश कहते हैं। सामान्य से अधिक हो, इस शब्द पे गौर करो कि सामान्य से अधिक हो। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास सामान्य में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर सामान्य स्थिति है उसकी तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी कारणवश उसे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उस पर सामान्य से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 18 हो जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन तो धनावेश और सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश। देखो बच्चों, अब इसमें हमने नोट पॉइंट एक लिखवाया है कि जब किसी वस्तु पर कोई आवेश स्थित होता है, यानी कि किसी भी वस्तु पर अगर कोई भी आवेश उपस्थित होगा तो उसे हम आवेशित वस्तु कहेंगे, उस वस्तु को हम आवेशित वस्तु कहेंगे। और आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, यहाँ क्रिया है लेकिन प्रक्रिया आपको लिखना है, प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। ठीक है, आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो आवेशन, और वस्तु जिस पर आवेश उपस्थित हो उसे आवेशित वस्तु। अब बच्चों, आवेशन के प्रकार तो देखो ये 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार क्या है आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, प्रेरण के द्वारा कैसे आवेश उत्पन्न किया जाएगा। जब किसी किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु लेकर जाएं तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यह प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। बच्चों, आवेशित वस्तु के पास ही कोई दूसरी अनावेशित वस्तु जिस पर आवेश ना हो वो अगर हम लेकर के जाएं तो उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रक्रिया में देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए पहली जो आवेशित वस्तु है उस पर धनावेश है, तो दूसरी जो अनावेशित वस्तु हम लेकर के जाएंगे उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और अगर पहली वस्तु पर ऋणावेश है तो दूसरी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कि प्रेरण के द्वारा वस्तु पर सदैव बराबर और विपरीत आवेश आएंगे। और ये जो प्रेरण क्या है ये आप आगे के चैप्टरों में पढ़ोगे। दूसरा है बच्चों घर्षण द्वारा। जब दो उपयुक्त पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बराबर तथा विपरीत आवेश आ जाता है, उन पर बराबर तथा विपरीत आवेश आ जाता है। यह प्रक्रिया घर्षण कहलाती है। मतलब कि कोई भी दो उपयुक्त पदार्थ हैं, ठीक है, मतलब कि आप कोई भी ऐसे वैसे पदार्थ नहीं ले सकते। आपको यहाँ पदार्थ भी ठीक ठाक छांट के लेने होंगे कि हाँ भाई ये पदार्थ हमें लेने हैं। ठीक है, तो जब हम उनको रगड़ेंगे तो देखो उनके रगड़ने से क्या होगा, जो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, उन पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ें तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, या रेशम से कांच की छड़ को रगड़ें तो उस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका ये घर्षण के द्वारा आवेश भी उत्पन्न होएगा। यहाँ पर भी बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, चालन द्वारा तीसरा है चालन के द्वारा। अब देखो, जब किसी अनावेशित वस्तु पर जब किसी आवेशित वस्तु पर अन्य अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराएं तो वह भी आवेशित हो जाती है। यह प्रक्रिया चालन विधि कहलाती है। बच्चों देखो, जैसे कि एक कोई हमारे पास वो है आवेशित वस्तु है, अगर हमने उस पर अनावेशित वस्तु को स्पर्श करा दिया तो होगा क्या, वो वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो उसका आवेश जुड़ेगा, दोनों का आवेश जुड़ता है और बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे मान लो एक वस्तु पर 2 कूलाम आवेश है, एक वस्तु पर 0 कूलाम आवेश है, भाई अनावेशित है तो 0 कूलाम। ठीक है, जब हम उन दोनों को स्पर्श कराएंगे तो 2 + 0 2 हो गया, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, दोनों वस्तु पर 1 कूलाम आवेश आ जाएगा। तो इस तरीके से चालन विधि द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।